प्रेयर कर ले। कौन सी प्रेयर करनी है? सारी खत्म हो गई राइट? हाँ अभी पहले से ये रहा पहला। चलो हाँ। हे अंतर्यामी परमात्मा, मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न डूबे, न डुबाया जाए या डुबाने के प्रति अनुमोदना न की जाए, ऐसी परम शक्ति दीजिए। मुझे किसी भी देहधारी जीवात्मा का किंचित मात्र भी अहम न डूबे, ऐसी स्याद्वार वाणी, स्याद्वार वर्तन और स्याद्वाद मनन करने की परम शक्ति दीजिए। चलो सो कहाँ पहुंचे थे हम? इवापोरेशन से ही बाकी था। ये हो गया था राइट? तो हमने अभी तक देखा डिफरेंट प्रोसेसेस देखी, और प्रोसेसेस के बाद हमने देखा कि टेम्परेचर की वजह से भी चेंजेस होते हैं और प्रेशर की वजह से भी चेंजेस होते हैं। किस में चेंजेस होते हैं? स्टेट्स, मैटर की स्टेट्स में चेंजेस होते हैं। सॉलिड का लिक्विड, लिक्विड का गैस, गैसेस से वापस लिक्विड, लिक्विड से वापस सॉलिड, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट गैस। उसको कौन सी प्रोसेस बोलते हैं? देखो मत, सॉलिड से डायरेक्ट गैस, वो प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बोला था पढ़ता। पढ़ना मतलब ऐसे तुरंत आंसर आना चाहिए, वैसा पढ़ना है, 10 बार पढ़ो। सब्लिमेशन, ओके। फिर गैस से वापस सॉलिड। तो सारी जितनी भी प्रोसेस है वो सारी हमने देखी। नाउ वन प्रोसेस हमें देखनी है, इवापोरेशन। कल ही बताया था डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग एंड द इवापोरेशन। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिनन, इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिनन, बताया था ना। और बॉइलिंग के लिए बॉइलिंग पॉइंट रीच होना जरूरी है। इवापोरेशन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी होता है, याद आया? ओके। तो वो सब अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, तब जाके फिर याद रहेगा। ऐसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो तुरंत आंसर आना चाहिए, वैसा पढ़ना है। ऐसे नहीं कि ऐसे ही पढ़ रहे हैं। ओके, इम्प्रूव करो। अभी तुम बोले कि 80% 90% आप लाने हैं, तो ऐसे ही थोड़ी आएंगे, मेहनत करनी पड़ेगी। गुड लाने हैं, तुमने एम रखा है, वेरी गुड, बट उसके ऊपर फिर ध्यान देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा एकदम अच्छे से कि भाई मेरी लास्ट एग्जाम में 50 आए हैं, तो ये एग्जाम में 55, नेक्स्ट एग्जाम में 60, उसकी नेक्स्ट एग्जाम में 65, 9th में आ गए मेरे 70, अब 10th में, तो 10th में फर्स्ट एग्जाम में 70 से अब 75, दूसरे एग्जाम में 80, तीसरी में 85, और फिर बोर्ड में 85 से भी अब। वैसे वैसे एम रखो कि हाँ ऐसे आगे बढ़ना है, मेहनत भी ज़्यादा करनी है। चलो पहले 1 घंटा पढ़ता था, अब 2 घंटा पढ़ूंगा, फिर 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे। बोर्ड में, प्री बोर्ड के टाइम पे मैं 8-9 घंटे पढ़ूंगा, 10 घंटे पढ़ूंगा, लाइक दैट। बट फिर वो 10 घंटे पढ़ना है तो वो पढ़ना है, ऐसा नहीं कि 10 घंटे में सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई की और बाकी सब ऐसे ही गए। जितना भी पढ़ो, टाइमिंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। बैठे रहना दैट इज नॉट पढ़ाई। ओके चलो तो अच्छे से स्टार्ट करो। तो अब हम देखते हैं द लास्ट टॉपिक दैट इज इवापोरेशन। ओके सो देखो, डू वी ऑलवेज नीड हीट और चेंज ऑफ प्रेशर फॉर चेंजिंग द स्टेट्स ऑफ मैटर? क्वेश्चन मार्क। सो कैन यू कोट सम एग्जांपल फ्रॉम एवरीडे लाइफ where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? कि boiling point पे reach किए बिना ही जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कौन सी स्टेट में ऐसा होता है? जैसे इवापोरेशन है, मैंने बताया था कि तुम ऐसे रख दोगे, अगर ग्लास, पानी का ग्लास भर के रख दोगे और उसको 2-3 दिन रखो और उसमें मार्क कर दो वाटर लेवल, और फिर देखना तो वाटर लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसमें हमने प्रेशर चेंज किया,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना था उतना ही रहा. कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू यूनिट यूनिट प्रेशर का यूनिट चलेगा ना, तुरंत आना चाहिए, तुरंत बताओ. चलो जो याद हो बताओ. कुछ याद नहीं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू मैंने कितनी बार बताई है, लिखना हो तो लिख लो, बार बार पढ़ो, लेकिन फिर याद रहना चाहिए. तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू होती है ऐसे, जो बुक में दी है तो हम बोलते हैं कि भाई 1 बार ये होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और से 100 किलो पास्कल ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और से 1 एटमॉस्फेयर ये भी एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू है. ओके, एंड से 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ये भी एटमॉस्फेयर की वैल्यू है. और जो बुक में दिया हुआ है हमें, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल्स टू 1.01325 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. कल बताया था ना. तो ये और ये सेम ही है. देखो ये 100 किलो पास्कल है, किलो मतलब कितना है 10⁻³ ये 10⁻³ और ये 2 0 तो 10⁻5 हो गए. तो 1 × 10⁻5 ही तो है. समझ में आया? ये कितने हैं 2 0 और ये किलो मतलब क्या 1 2 और 3 किलो मतलब 3. तो ये पास्कल में कितने आ गए 1 2 3 4 5 0 हो गए. तो ये कितने हैं 5 और मल्टीप्लाइड बाय क्या है 1.01325. तो देखो 01325 निग्लेक्ट कर सकते हैं. तो 1.01325 को हम 1 बोल सकते हैं. 1 को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो वो नंबर ही रहेगा. तो ये भी एक्चुअल में है क्या, हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि ये है एग्जैक्टली 10⁻5 पास्कल. ऐसा हम बोल सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये तो नेग्लिजिबल वैल्यू है. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो ये प्रेशर का ये सब याद रहना चाहिए, फिर टेम्परेचर का याद रहना चाहिए. सब कुछ प्रिपेयर करो. मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ तो फिर ये नहीं कि मतलब ऐसे पढ़ लिया है, हाँ पढ़ रहे हैं, घर पे यूज करो टाइम का. कहाँ जा रहा है टाइम, अभी तो स्कूल भी नहीं है. ओके, तुम ओके बोलते हो फिर कर नहीं रहे हो, करो. या फिर कर रहे होंगे लेकिन दिख नहीं रहा है. ओके, करते रहो. ठीक है ना? चलो. सो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर. जैसे हमने बात की वेट क्लोथ्स ड्राई अप. जो वेट क्लोथ्स होते हैं वो ड्राई हो जाते हैं. जैसे हम कपड़े सुखाने रखते हैं, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली ही ड्राई हो जाते हैं धीरे धीरे करके. हम उसको बॉईल करते हैं क्या कपड़े को? नहीं, ऑटोमेटिकली ही ड्राई होते हैं. क्या एटमॉस्फेरिक का टेम्परेचर कभी 100 डिग्री सेल्सियस हुआ है? नहीं हुआ है. तो भी कपड़े तो सूख जाते हैं. दैट मीन्स कि लिक्विड गैसियस फॉर्म में जा सकता है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो. ओके, समझ में आ रहा है? जो ना समझ में आए वो पूछो. हाँ, सिर्फ हर बात में हाँ नहीं बोल देना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा. फिर मैं तो आगे पढ़ाते ही रहूंगा, सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम भी हो जाएगी, फिर मार्क्स नहीं आएंगे तो कैसे चलेगा? ना समझ में आए तो पूछो. ऐसे तुमने गोल रखा, ओके अब कैसे अचीव करेंगे, ध्यान देते हैं, ये करेंगे ये करेंगे. ये नहीं आया, अरे यार ये सर ने पूछा नहीं आया, चलो और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे. चलो सर पूछो. ऐसे अंदर से इतना कॉन्फिडेंट, सर कल पढ़ाया उसमें से कुछ भी पूछो, हमें आता है. लाइक दैट. यूनिट कितनी वैल्यू, एक केल्विन बराबर कितना, सेल्सियस बराबर कितना, कन्वर्ट कैसे करेंगे भाई, डेंसिटी का यूनिट क्या है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का यूनिट क्या है, प्रेशर का यूनिट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, फ्यूजन क्या है, सब्लिमेशन क्या है, डिपोजिशन क्या है, इवोपरेशन क्या है, वेपोराइजेशन क्या है. कितने सारे क्वेश्चंस है. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए हमें, वर्बली ऐसे ही आने चाहिए. ये कोई थोड़ी ऐसी पैराग्राफ वाले आंसर है, ये तो तुरंत आने चाहिए. मेहनत करो अभी. ओके, पढ़ो ध्यान से. आओ. कौन लोग है? એમ કે રીતે સર કે આ નવમા ધોરણમાં પણ ગુજરાતી મીડિયમ હા, તેને સવારનું ટ્યુશન આપતા તમે ચલો ના કારણ કે બધાની એ છે ને પછી બે ટાઈમ લેવો પડે. મેડમ જ લે છે હમણાં નવમા ધોરણમાં. આ લોકો નવમા ધોરણમાં જ છે પણ ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે. આ ઓળખું ને ભાર્ગવને હા, તે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં છે એવું ને ગુજરાતી મીડિયમનું મારા વાઈફ લે છે. એવું હા તો સાંજે જ ખાવે એવું હા,
એટલે જ હમણાં એકલાને જ ભણાવે બોલો કોણ ભણાવે છે? મારા વાઈફ અંજલિ હા તે પેલો હું નામ એનું નૈતિક નૈતિક આવે છે આવે જ છે ને એવું હમ નૈતિકનો સાંભળવા કરે આવે નૈતિક સાયકલ લઈને આવે છે કે? હા સાયકલ પહેલા એક દિવસ બે દિવસ ચાલતો આવ્યો હવે તો સાયકલ હમણાં આવશે 5 વાગ્યાનો ટાઈમ છે હમણાં તો સ્કૂલ નહીં એટલે હું શું છે ને કે અને છે ને તે 5:30 વાગે સાંજે છૂટે છે. હા તે આને એવું જ છે ને એટલે મારે અમને સ્કૂલ ચાલુ થાય તો 7 વાગે બોલાવવાનું છે મંજે કારણ કે મારે સવારની સ્કૂલના બી છોકરા છે હમ. તો સવારની સ્કૂલના છોકરા હોય તેમને પછી નહીં ફાવે ને હા. આને બોલાવું તે હા. લોકો તો સ્કૂલમાં હોય એ જ રામાયણ છે ને હવે આને એવું છે કે પેલું 5:30 વાગે છૂટે ને મારી દિયાની મોટી બેન તો મને કેટલી વાર પૂછવા આવી પણ મેં કીધું કે 5:30 વાગે નહીં, છૂટે હા. પછી 6 વાગે એ ઘરે આવી રહી હમ. દોડતી દોડતી પછી 6 પછી અહીંયા ચાલતો આવવાનું તો 6:30 તો અહીંયા જ કઈ વાગી સ્કૂલમાં? જાય યુનિવર્સલ અચ્છા યુનિવર્સલ કેજીએમમાં બેહાડી દો અહીંથી બરોબર ટ્યુશન આપો. એ કેજીએમ માં જાય અચ્છા, છે ગયા વર્ષે બધા છોકરા એવું જ કરતો હતા કેજીએમ માંથી ડાયરેક્ટ પછી અહીંયા 5:30 ટ્યુશન આવે 5:30 પોણા 6 એવું છે એટલે આને એવું છે કે સવારનું હોય ને તો સારું પડે બરાબર બરાબર ને પછી છોકરીને એકલી એટલે રામાયણ ના ના છે એ તો જોવાનું. હા. સવારનું હોય તો કઈ કરજો કેજો મેડમ ને હા સવારનું થાય એવું હોય તો કહી દઈશું હા. પણ આ નૈતિકની પાછી સવારની સ્કૂલ હશે ને ના નૈતિક તો બપોરની હશે ના સવાર ને નવમું ધોરણ. નવમું ધોરણ છે ને સવારનું કેજીએમ તો બપોરની ના હશે. એ તો આમાં છે નારાયણમાં છે. નારાયણમાં છે. ના ભાઈ કેજીએમ એની મમ્મીએ મૂકો ને એને ના ભાઈ એ તો નારાયણ કે પહેલેથી નારાયણમાં જ છે એની બેન કેજીએમ કેજીએમ ના એટલે કે જેમાં મૂકો એની મમ્મી એને કહેતી હતી એ કે જેમાં મૂકો એને. એની મમ્મી આજે જ મને મળી હતી નૈતિકની મમ્મી એક થી આઠ ધોરણ. ચિરાગ સર તો અહીંયા જ જાય છે કે હમ. નૈતિક. હા મૂકો હોય તો વાંધો નહીં તો લઈ લેશે હા તમે સવારનું હોય ને તો પેલું કેવું કે સવારનું છોકરું વ્યવસ્થિત ફ્રી માઇન્ડમાં ભણી હોરાય હમ. પછી પેલું કેવું સ્કૂલ થી છૂટે પાછું આવે પાછું કંટાળે પાછું સ્કૂલનું સાંજે લેસન કરવાનું હોય હમ. એમાં એ એટલે સવારનું હોય ને તો હાલ ફ્રી માઇન્ડમાં થોડું હા ભણાય. સારું એ મેં સવારનું હોય ને તો મને કહેજો 1 તારીખે એને ચોક્કસ મોકલીશ સારું સારું હા ને હા. મેડમ ને કહેજો હા એ એને આ નૈતિકને વાત વિચારને કરજો. કહેવા દઈશ. હા એના આપણી મમ્મીનો ફોન નંબર છે ને હમ ચાલો બેસો. હા ભાઈ હા તેને 70% લાગી હા હા ભાઈ हाँ चलो तो ये सब याद रखना है हमें कपड़े सुखाने की बात कर रहे थे वेट क्लोथ्स ड्रायर सो व्हाट हैपेंस टू वाटर इन दी अबव टू एग्जांपल तो भाई ये दो एग्जांपल में क्या हुआ 100 डिग्री सेल्सियस तो रीच नहीं हुआ तो बॉइलिंग तो हुआ नहीं तो वहीं पे इवापोरेशन हो रहा है वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट हमने देखा था ये तो कि पार्टिकल्स कभी भी रेस्ट पे नहीं होता फिर कोई सा भी मैटर हो सॉलिड लिक्विड गैस लेकिन वो रेस्ट पे नहीं होता सॉलिड होता है फिर भी हमें दिखता है कि भाई सॉलिड तो सॉलिड है वहां कहाँ मूव हो रहा है फिर भी अंदर एकदम माइनर ऐसे मूवमेंट जैसे कि मैं यहाँ हूँ ऐसे 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 हिल रहा हूँ दूर एकदम दूर से कोई देखेगा तो क्या पता चलेगा कि अरे वहां पे कोई खड़ा है ऐसे लेकिन क्या वो हिल रहा है वैसे ऐसे ऐसे करूंगा तो पता चलेगा कि हाँ वो हिल रहा है लेकिन मैं यहीं पे ऐसे ऐसे धीरे धीरे इतना ही धीरे धीरे ऐसे हिल रहा हूँ तो पता चलेगा क्या वहां तो सॉलिड में एटम वैसे है हमें पता नहीं चलता लेकिन सब हिल रहे हैं नेवर एट रेस्ट हिल रहे हैं इन द सेंस मूव कर रहे हैं अंडरस्टूड ओके चलो हाँ so never at rest at a given temperature in any gas liquid or solid there are particles with different amounts of kinetic energy तो जितने भी particles होते हैं सबकी kinetic energy different होती है okay in the case of liquids a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into the vapor तो मतलब क्या हो रहा है कि जो हमने लिक्विड लिया हुआ है ओके जो हम लिक्विड ले रहे हैं हमने जो लिक्विड लिया हुआ है तो लिक्विड में क्या हो रहा है देखो हमने देखा था कि एक तो सॉलिड है देन लिक्विड फेज है और एक गैसियस फेज है तो कौन से फेज में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में तुम सोच के आराम से गलत जवाब नहीं था सॉलिड में सबसे ज्यादा फोर्स होगा ओके गुड फिर उसके बाद कम उससे थोड़ा कम लिक्विड लिक्विड और गैसियस में
सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अगर हमें बॉन्ड को तोड़ना है, पार्टिकल्स के बीच में जो बॉन्ड है उसको तोड़ना है, तो किसमें हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? सॉलिड में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और गैस में सबसे कम, और लिक्विड में मीडियम। डन, वेरी गुड, ओके। तो अभी हम लिक्विड स्टेट में हैं। तो देखो अभी तुमने ही बोला कि सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो, और काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो कौन से स्टेट में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है? सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस, मतलब मूव करने की एनर्जी गैस में। इसीलिए तो गैस मूव हो सकता है, सॉलिड इतना फटाफट मूव नहीं होता। लिक्विड भी होता है गैस से स्लो, और सॉलिड तो लिक्विड से भी स्लो नहीं होता, ऐसा ही बोलेंगे हम, इज एट रेस्ट। डन। सो काइनेटिक एनर्जी गैस के पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा है, सॉलिड के पार्टिकल्स की थोड़ी कम है, सबसे कम है, और लिक्विड की बीच में है, मॉडरेट लेवल। ओके। अब जैसे हमने यहाँ लिक्विड लिया तो होता क्या है कि ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ओके, ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं, ये सरफेस पे जो पार्टिकल्स है, सपोज यहाँ पे ओके, ये जो सरफेस पे पार्टिकल्स दिख रहे हैं, ये पार्टिकल्स कैसे हैं कि काइनेटिक एनर्जी, सपोज इनके अंदर जो है, सपोज ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी एंड ये ऊपर वाले पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, उसमें क्या हो रहा है कि ये लिक्विड है पूरा का पूरा, तो इनकी कंपेयर में, सॉलिड और गैस की कंपेयर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल मॉडरेट होगी, मीडियम होगी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी गैस में होगी, सबसे कम होगी सॉलिड में। अब होगा क्या कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है उस पर जो पार्टिकल्स है उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो, और ये जो नीचे अंदर है पानी, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसमें थोड़ा डिफरेंस है। ये लोग ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं और ऊपर वाले भी है उतने उसके जैसे ही, लेकिन उससे थोड़ा कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हुए हैं। तो जब भी सनलाइट, ओके, जब भी सनलाइट आएगी, ओके, जब भी सनलाइट उसके ऊपर गिरेगी तो होगा क्या कि वो वेपोराइज, वो पार्टिकल का बॉन्ड टूट जाएगा और वो वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब लिक्विड से गैसियस फॉर्म में रीच हो जाएगा। टेम्परेचर उतना ही है, सपोज एटमॉस्फेरिक 30 है तो 30 ही है, प्रेशर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है 1 बार, और 1 एटमॉस्फेयर और से 100 किलो पास्कल। ओके, ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है? ये 1 बार, 100 किलो पास्कल, 1 एटमॉस्फेयर, ये सारी वैल्यू जो है वो किसकी है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ओके, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी उतना है, टेम्परेचर भी उतना ही है जितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, जैसे कि 27 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड होता है। स्टैंडर्ड कितना लेते हैं हम इंडिया में? 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो ये समझ में आ गया। तो ये जो ऊपर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से, सनलाइट की एनर्जी गिरने से वो जो लिक्विड में से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है विदाउट रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, इसी को बोलते हैं इवैपोरेशन। समझ गए? पक्का? चलो, so in the case of liquids, a small fraction of particle at the surface having the higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and get converted into the vapor. And this phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. Below its boiling point, अभी boiling point 100 डिग्री सेल्सियस रीच नहीं हुआ, फिर भी वो लिक्विड में से वेपर में चला गया, तो ये फिनोमेनन को क्या बोलेंगे हम? इवैपोरेशन। अंडरस्टूड? पक्का? ये रब कर दूं, इसके नीचे है कुछ? नहीं, दूसरा पेज है, नीचे है? ओके, चलो तो ये रब कर दूं। चलो ये क्लीन। हाँ, अब इवैपोरेशन तो हमने समझ लिया। अब एक्टिविटी है तो हम एक्टिविटी समझ रहे हैं। एक्टिविटी में क्या है कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवैपोरेशन, मतलब जो इवैपोरेशन है उसके ऊपर कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, मतलब किसका इवैपोरेशन, कब इवैपोरेशन ज्यादा हो जाएगा, कब इवैपोरेशन कम होगा, वो सारी चीजें हमें देखनी है, फैक्टर्स। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एक्टिविटी। तो एक्टिविटी से ये हम समझते हैं
कैसे देखो, टेक अ 5 ml ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट नियर अ विंडो अंडर अ फैन। वही मैंने तुम्हें ग्लास वाला एग्जांपल दिया था कि फैन के नीचे रख दो या विंडो के पास रख दो या बाहर ओपन एयर में रख दो पानी भर के। ओके, टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन चाइना डिश एंड कीप इट नियर अ विंडो और अंडर अ फैन। तो मतलब पहले टेस्ट ट्यूब में लिया और अभी किस में लिया, चाइना डिश में। अभी फिगर हम देखेंगे। एंड टेक 5 ml ऑफ वाटर इन एन ओपन डिश में लिया एंड कीप इट इनसाइड द कपबोर्ड और अ शेल्फ इन योर क्लास एंड रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। कहाँ है भाई, फिगर नहीं गिवन है। ओके, सो लेट मी टेल यू, सी कैसा होगा। देखो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, सबसे पहले हमें बोला गया है कि टेस्ट ट्यूब लेनी है, तो ये हमने टेस्ट ट्यूब ले ली। दूसरा क्या बोला है कि हमें चाइना डिश लेनी है, तो चाइना डिश ले लेते हैं, डन। और फिर हमें क्या बोला है, नॉर्मल हमारी जो डिश होती है वो, तो नॉर्मल डिश हमारी ऐसी होती है। ओके, तीन में 5 ml अमाउंट ऑफ वाटर सेम है, तीन में सेम अमाउंट ऑफ वाटर लेना है 5 ml। सो से ओके, सेम 5 ml वाटर लिया। अब तीनों को तुमने बाहर रख दिया, विंडो के पास रख दिया, अंडर द फैन रख दिया, कहीं पर भी रख दिया। अब एक्टिविटी ऑब्जर्व करो कि कब ये पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, किसमें जल्दी कम हो रहा है, किसमें बहुत ज्यादा स्लो कम हो रहा है, और उसका रीजन पता करने की ट्राई करनी है। ओके, तो उसी से हमें फैक्टर्स पता चल जाएंगे। ये समझ में आ गया, एक्टिविटी समझ में आ गया। इसमें हम डिफरेंस क्या लग रहा है, देखो डिफरेंस क्या लग रहा है इसमें, तीनों में डिफरेंस क्या है, डिश मतलब जिसमें भरा हुआ है वो डिफरेंस है, करेक्ट। और सरफेस जो एटमॉस्फेयर जो लिक्विड के कांटेक्ट में आ रहा है वो सरफेस देखो, ये देखो यहाँ पे इतना सरफेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कांटेक्ट में आ रहा है, यहाँ पर इतना सरफेस आ रहा है और यहाँ पर इतना सरफेस आ रहा है, तीन में डिफरेंट है। ओके, सरफेस डिफरेंट आ रहा है, समझ में आया। चलो तो आगे देखते हैं। रिकॉर्ड द टाइम और डेज टेकन फॉर द इवोपरेशन प्रोसेस इन द अबव क्लास, मतलब कब पूरा का पूरा चला जाएगा वो हमें टाइम देखना है। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स ऑफ एक्टिविटी ऑन अ रेनी डे एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस। अब क्या करना है, रेनी डे, ये एक्टिविटी कर ली हमने। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट कब करना है, रेनी डे मतलब जो बारिश की सीजन हो तब सेम एक्टिविटी करनी है, विंडो के पास रख दो, सेम एक्टिविटी, बाहर मत रखना आपने तो पानी अंदर भर जाएगा। ओके, सेम एक्टिविटी करनी है कब, मॉनसून में, विंटर नहीं लेकिन मॉनसून में और समर में। पहली एक्टिविटी सपोज हमने अभी की, अब दूसरी एक्टिविटी सपोज हम 1 महीने बाद कर रहे हैं तो मॉनसून आ जाएगा, लाइक दैट। रिपीट द अबव 3 स्टेप्स रेनी डे। व्हाट डू यू इंफर अबाउट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सरफेस एरिया एंड विंड वेलोसिटी ऑन इवोपरेशन। 3 इफेक्ट हमें देखनी है, कौन कौन सी, टेम्परेचर की, तो भाई समर में टेम्परेचर ज्यादा होता है तो उसकी इफेक्ट होगी। दूसरा सरफेस एरिया, जो हमने बात की कि भाई इसका सरफेस एरिया कम है, इसका थोड़ा ज्यादा है और इसका सबसे ज्यादा है। ओके, देन एंड विंड वेलोसिटी, कि भाई हवा की वेलोसिटी, मतलब तुम विंडो के पास रखोगे तो अलग होगा और फैन चालू कर रखा है तुमने तो वो अलग होगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर से हवा, जैसे कि ऐसा समझो कि तुमने कपड़े सुखाने के लिए रखे, कपड़े धो के सुखाने के लिए रखे, अब किसी दिन हवाएं चली नहीं रही है, हवा नहीं चल रही है तो, और एक दिन पहले दिन हवा नहीं चल रही है, दूसरे दिन बहुत ही फास्ट में हवा चल रही है, तो पहले दिन जल्दी सूख जाएंगी या दूसरे दिन जल्दी सूख जाएंगी? जनरली क्या लगता है, पहले दिन हवाएं नहीं चल रही, टेम्परेचर उतना ही है, आज भी 30 कल भी 30, प्रेशर भी उतना ही है, 1 एटमॉस्फेयर, लेकिन विंड स्पीड जो है, हवा की स्पीड है, तो पहले दिन हवाएं की स्पीड इतनी नहीं है, मतलब नहीं चल रही है, दूसरे दिन बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है, स्पीड बहुत ज्यादा है, विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। सो क्या लग रहा है कब जल्दी कपड़े सूख जाएंगे? फर्स्ट डे। हवा कम होती है तब? श्योर नहीं, हवा ज्यादा होती है तब कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। अब मम्मी को पूछ लेना तुम, मम्मी आंसर बता दे। ओके, तो कैसा होता है जब हम कपड़े सुखाते हैं। अब चलो दूसरी एक्टिविटी कि भाई हवा
कि स्पीड सेम है, स्पीड सेम है। आज जितनी हवा चल रही है दूसरे दिन भी उतनी ही हवा चल रही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम है, लेकिन टेम्परेचर अलग है। पहले दिन 30 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे दिन 35 डिग्री सेल्सियस है, तब 35 सेल्सियस डिग्री। वाला जल्दी सूख जाएंगे कपड़े। क्यों? तो सर डिग्री ज़्यादा है 35 के लिए। हाँ, तो गर्म होगा, हाँ। जैसा कि ज्यादा गर्म होगा तो जल्दी चला जाएगा। ओके, वेरी गुड। तीसरी एक्टिविटी, सपोज यही एक्टिविटी, कपड़े हमने सुखाए, ओके, लेकिन ये बारिश वाला सीजन है तो बाहर तो सुखा नहीं सकते, तुमने घर में लगा दिए, घर में ही लगा दिए। अब ऐसा समझो कि आज मैंने घर में यहाँ पे कपड़े सुखाने रखे, आज, ओके, और आज बारिश नहीं हुआ है, पहले दिन बारिश नहीं हुआ है और फिर भी घर में ही कपड़े सुखाए हैं, और दूसरे दिन बारिश हुआ है और घर में कपड़े सुखाए हैं, तो बताओ, टेम्परेचर दोनों दिन सेम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सेम है और विंड वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन एक पहले दिन बारिश नहीं हुआ था और दूसरे दिन बारिश हुआ है। टेम्परेचर सेम है लेकिन बारिश नहीं हुआ था और बारिश हुआ है, तो कब जल्दी सूख जाएंगे? बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुआ वो दिन में, मतलब पहले दिन, करेक्ट, बारिश हुआ उस दिन जल्दी नहीं सूखेंगे। तो उसका रीजन क्या है वो सब आगे हमें पढ़ना ही है, अभी आया तो हम डिस्कस कर लेते हैं वो क्यों है ये सारे रीजन। पहला हमने क्या बोला, सरफेस, ओके, तो सरफेस का भी देखो, एक सपोज शर्ट है तो शर्ट को तुमने ऐसे धो दिया मम्मी ने और फिर ऐसे रस्सी पे ऐसे करके डाल दिया, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके शर्ट डाल दिया, ये एक केस। और दूसरा केस, शर्ट धो दिया और पूरा ऐसे खोलने के बाद रस्सी पे डाला ऐसे फैला के, तो कौन सा जल्दी सूख जाएगा? दूसरा वाला जो सबसे फैलाया हुआ। हाँ, फैलाया हुआ है वो जल्दी सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा लिक्विड कन्वर्ट होके, इवापोरेशन होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ओके, तो हमने पहले तो टेम्परेचर की बात की, तुमने बताया कि जिस दिन ज्यादा टेम्परेचर होगा 35 वाला, उस दिन जल्दी सूख जाएंगे, तो भाई उस दिन जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा। ओके, सरफेस एरिया की बात की कि भाई जिसका सरफेस एरिया ज्यादा वैसे ही वो जल्दी इवापोरेशन हो जाएगा। और विंड स्पीड की बात की, वहां गलती हो गई थी लेकिन अभी समझ में आ गया। विंड स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा कि भाई यहाँ के, ऐसा समझो विंड आ रही है और ये गीले कपड़े हैं, तो ये विंड आई और ये गीले कपड़े में से जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, मॉइस्चर, उसको साथ लेके आगे चली गई, तो ये तो चला गया। फिर दूसरी विंड आई, वापस उसको लेके चली गई अगेन, तो ये विंड चलती रहेगी तो वो जल्दी जल्दी सूख जाएगा। सो जैसे जैसे विंड वेलोसिटी ज्यादा वैसे वैसे इवापोरेशन रेट भी ज्यादा, जैसे टेम्परेचर ज्यादा वैसे भी इवापोरेशन रेट ज्यादा, जैसे सरफेस एरिया ज्यादा वैसे इवापोरेशन रेट ज्यादा। तो तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कोई भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि अगर हम लिखे यहाँ पे इवापोरेशन रेट मतलब क्या, कितनी स्पीड से हो रहा है। ओके, तो इवापोरेशन रेट देखे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी। अंडरस्टूड? समझ में आया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है, ये बढ़ेंगे तो ये भी बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, भाई ये बढ़ेगा तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा तो ये बढ़ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे उल्टा नहीं होगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा। समझ में आया? पक्का? ओके, चलो। You must have observed that the rate of evaporation increases and increase in the surface area। देखो, तो ये पहला कंक्लूजन जो हमने ऑलरेडी लिख लिया ना तुमने, बाकी रह गया। अब इसमें अंडू का ऑप्शन तो शायद नहीं है। चलो अंडू से पहले तो लिख दूंगा। तो क्या लिखा है कि जो इवापोरेशन रेट है is directly proportional to the surface area, temperature and
सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी। समझ में आया? इवापोरेशन रेट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, टेम्परेचर एंड विंड वेलोसिटी। तो मतलब ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब वो जो हमने ये लिखा है वही चीज अभी हम सेंटेंस में लिखेंगे। रब कर दूं अब? ओके देखो, तो देखो यहाँ पे आया है यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ इवापोरेशन, द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज, मतलब इवापोरेशन रेट इंक्रीज होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो कैसे? सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तब इंक्रीज होगा, एंड इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो भी इंक्रीज होगा, एंड ह्यूमिडिटी बाकी है, एंड इंक्रीज इन दी विंड स्पीड, तो विंड स्पीड बढ़ेगी तो भी ये बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिक्रीज इन दी ह्यूमिडिटी, ये ह्यूमिडिटी वाला भी हमने डिस्कस तो किया ना कि टेम्परेचर, प्रेशर, सब विंड वेलोसिटी सब कुछ सेम है, लेकिन पहले दिन सपोज बारिश नहीं हुई और दूसरे दिन बारिश हुई है, तो जिस दिन बारिश नहीं हुई उस दिन जल्दी सूख जाएंगे। तो वो क्यों जल्दी सूख जाएंगे? क्योंकि एटमॉस्फेयर में बारिश नहीं हुई है, तो एटमॉस्फेयर में इतना वाटर वेपर नहीं है, तो इजीली कपड़ों में से पानी इवापोरेट होके एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, वाटर वेपर बन के चला जाएगा। लेकिन दूसरे दिन जब ऑलरेडी बारिश हो गई है तो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि बारिश हुई ना, तो एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा ही है, अभी वाटर वेपर ज्यादा है, तो यहां से फिर कम जाएगा। समझ में आया? पक्का? एटमॉस्फेयर में अगर कम होगा तो ज्यादा जाएगा, और अगर ऑलरेडी ज्यादा है तो फिर कम जाएगा। समझ में आया? पक्का? तो एक जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके साथ? ह्यूमिडिटी के साथ। ह्यूमिडिटी मतलब क्या? जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर होता है उसी को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। समझ में आ गया? ह्यूमिडिटी मतलब क्या? द अमाउंट ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, कि भाई वाटर वेपर जितनी होगी एटमॉस्फेयर में उसी को क्या बोलेंगे हम? ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी जितनी बढ़ेगी, ओके, तो जगह नहीं है अब एटमॉस्फेयर में क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमिडिटी है, मतलब वाटर वेपर है, तो फिर इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी है भाई अंदर, लेकिन बारिश नहीं हुई है, दैट मीन्स वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में कम है, तो फिर यहाँ कपड़ों में ज्यादा है तो ज्यादा में से कम जाएगा। समझ में आ गया? तो ह्यूमिडिटी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो इवापोरेशन है is inversely proportional to the humidity। समझ में आया? तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन कम होगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी कब बढ़ेगी? जब बारिश हो गई है तब, तो बारिश हो गई तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी है ही एटमॉस्फेयर में पानी वाटर वेपर के फॉर्म में, तो ह्यूमिडिटी बढ़ गई तो ये कम हो गया, ये कम है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वो तीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आया? ओके चलो, सो वही चीज अब हम वर्डिंग में देखते हैं। वी नो दैट इवापोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेनन। If the surface area is increased, the rate of evaporation increase. For example, while putting the clothes for drying up, we spread them out. वही चीज है। An increase in the temperature. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. Okay. A decrease in the humidity. Again, अभी हमने देखा वो बारिश वाला. So humidity is the amount of, ये भी definition याद रख लो, humidity क्या है? Humidity is the amount of water vapor present in the air. Now, the air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. जो एयर होती है हमारे आसपास वो गिवन टेम्परेचर पे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ही रहती है। ज्यादा हो जाएगा तो यहाँ से कपड़े सूखेंगे ही नहीं। बहुत ज्यादा बारिश हुआ, एकदम गीला गीला ही है, पूरा बारिश कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो देखना कंटिन्यूअसली बारिश हो रहा है ना, तो उस दिन कपड़े सूखेंगे ही नहीं, दो दिन तक पड़े रहेंगे लेकिन सूखेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में इतना ज्यादा वाटर वेपर है कि यहाँ कपड़ों में से एटमॉस्फेयर में जाने के लिए जगह तो होनी चाहिए। समझ में आया? पक्का? हाँ चलो। If the amount of water vapor in air is already high, the rate of evaporation decreases. Okay? And last, an increase in wind speed. It is common observation that clothes dry faster on a windy day. मतलब जब windy day मतलब जब wind speed बहुत ज्यादा होगी उस दिन। With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding.
ओके चलो, तो ये हमने देख लिया। नाउ द लास्ट वन, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग, कि भाई ये जो इवापोरेशन होता है उससे कूलिंग कैसे होता है। जहां भी इवापोरेशन हो ना वहां पे कूलिंग हो जाता है, ठंडा 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 लगता है। ओके, तो क्यों ऐसा हो रहा है वो हमें समझना है। ओके, जैसे कि वाटर कूलर होता है गर्मी में, हम वो कूलर होता है ना उसमें पानी भरा होता है, फिर फैन चालू, वो कूलर चालू करें तो वो पानी गिरता रहता है पीछे और हवाएं आती है ठंडी ठंडी। तो एसी ना अफोर्ड करना हो तो कूलर हम अफोर्ड करते हैं, उसमें पानी भरना पड़ता है। तो क्यों ये ठंड कहाँ से आई? हवा तो गर्म थी लेकिन हमने पानी डाला इसलिए वो ठंड हो गई, तो कूलिंग की इफेक्ट जनरेट हो गई। क्यों? जैसे कि मटका है, हम मटके का पानी पीते हैं समर में, तो कैसा ठंडा लगता है, अच्छा वाला ठंडा, विदाउट फ्रीज। अरे इलेक्ट्रिसिटी भी तुमने नहीं दी, फ्रिज नहीं है, फिर भी पानी ठंडा कैसे? पानी ठंडा कैसे? सो वही है, इवापोरेशन जहां भी होगा वहां पे क्या होगा? कूलिंग होगा। समझ में आ गया? तो वो कैसे हो रहा है वो हम देखेंगे। इन एन ओपन वेसल लिक्विड कीप्स ऑन इवापोरेटिंग, the particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during the evaporation। मतलब क्या हो रहा है कि जो particles of liquid, जो liquid के particles है, evaporation हो गया, ओके, तो अब उनकी एनर्जी चली गई। अब उनकी एनर्जी चली गई तो वो सराउंडिंग में से एनर्जी ले लेगी। ओके, तो सराउंडिंग में से एनर्जी पार्टिकल्स ले लेंगे तो क्या होगा? दिस एब्सॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स मेक्स द सराउंडिंग्स कोल्ड। तो ये जो एब्सॉर्प्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है? सराउंडिंग को कोल्ड बना रहा है। सिंपल वर्ड्स में अभी वो आएगा एग्जांपल, उसके साथ समझाता हूँ। देखो, जैसे कि ये पहला है, क्या है? व्हाट हैपेंस व्हेन यू पोर सम एसीटोन और से नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम। एसीटोन और नेल पॉलिश रिमूवर और सिंपली अभी हम जो 1-2 साल यूज किए थे वो क्या? हैंड वॉश नहीं रही है, सैनिटाइजर। ओके, हैंड वॉश तो यूज किया लेकिन सैनिटाइजर। तो सैनिटाइजर जैसे ही हम हाथ में डाले हम थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। क्यों ठंडा ठंडा लगा है? क्या हमने उसको फ्रिज में रखा हुआ है, फिर भी ठंडा लगता है। तो हो क्या रहा है वो समझो, पहले पढ़ लेते हैं। चलो, so the particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate causing the palm to feel cool। वही हो रहा है। सपोज ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा हाथ है और इसके ऊपर ये तुम्हारा हाथ है एंड ये हाथ के ऊपर ऐसा समझो कि हमने एसीटोन डाल दिया यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे एसीटोन डाल दिया। ओके, तो एसीटोन डालने से क्या होगा कि ये जो एसीटोन डाला तो ये जो पार्टिकल्स है, ओके, अब जो पार्टिकल्स थे वो एनर्जी मिली उनको तो वो इवापोरेट हो जाएंगे। एनर्जी मिली तो वो लोग क्या हो गए? लिक्विड में से गैसेस में। इसीलिए तो जैसे हमने सैनिटाइजर डाला ऐसे ऐसे किया, फिर वो गीला नहीं रहता तो कहाँ चला गया? लिक्विड था वो तो चला कहाँ गया? इवापोरेट हो गया एटमॉस्फेयर में। समझ में आया? तो एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो गया तो कूलिंग कहाँ से हुआ? सपोज ये एटमॉस्फेयर में इवापोरेट हो गया, इतना इवापोरेट हो गया, कैसे हुआ? हीट एब्जॉर्ब की उसने। सपोज ऐसा समझो कि यहाँ क्या हो रहा है, इसको डिटेल में जूम करेंगे तो कैसा होगा? सपोज ये मेरे पार्टिकल्स हैं, ये यहाँ के ये पार्टिकल्स हैं। अब ये पार्टिकल्स ने हीट ली, जैसे मेरा हाथ है तो हाथ में हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है और हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है हमारी बॉडी का? 37 डिग्री सेल्सियस, ये हमारी बॉडी का टेम्परेचर है। तो ये टेम्परेचर में से ये पार्टिकल्स ने हीट ले ली। हीट क्या ले ली? तो हीट ले ली तो इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हुआ? टूट गया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गया? टूट गया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारा टूट गया। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया तो ये लोग वाटर वेपर बन के उड़ गए, हवा में चले गए, एटमॉस्फेयर में चले गए। तो ये 37 में से थोड़ी हीट ले ली ना इसने, तो यहाँ पे सपोज 37 डिग्री हमारा बॉडी का टेम्परेचर है, उसमें से हीट ली और वो लोग इवापोरेट हो गए। तो हीट यहाँ से कम हुई तभी तो उसने ली, तो इसमें से इसने ले ली तो थोड़ी यहाँ कम होगी। कितनी कम होगी? से हम लिख देते हैं 36.9999 डिग्री सेल्सियस, इतना ही कम हुआ है। 37 है तो यहाँ पे 0.00 मतलब कितना हुआ डिफरेंस? 0.0001।
इतना टेम्परेचर का जो हीट है वो चला गया, भले ही बहुत छोटी अमाउंट है, लेकिन ये चला गया, ठंडा लगेगा। समझ में आया ठंडा क्यों लगेगा? पक्का, श्योर, ओके। कि जो जैसे मटका है, अभी मटके का एग्जांपल भी आएगा तो वो अभी देखेंगे। ये समझ में आ गया? पक्का, श्योर ना? हाँ चलो। सो नेक्स्ट, आफ्टर अ हॉट सनी डे मतलब क्या? जब बहुत ज्यादा सनशाइन होती है वो। People sprinkle water on the roof or say open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface। मतलब जिस दिन बहुत ज्यादा धूप गिरी हो, बहुत ज्यादा धूप, ओके, तो देखना जैसे कि अभी 5 बजे तक बहुत ज्यादा धूप गिरी, तो 5-6 बजे लोग क्या करेंगे, अपने गांव में तो जनरली ऐसा करते हैं, क्या करेंगे कि अपने घर के आगे का जो मिट्टी है और रोड है और हमारी घर की जो वॉल्स है और जो छत है, छत टेरेस, वहां पे पानी झाड़ेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, पानी छाट देंगे, पूरा का पूरा पानी आगे पूरा पानी कर देंगे। क्यों? ठंडा लगेगा। तो क्यों ठंडा लगेगा? ये रीजन की वजह से ठंडा लगेगा कि जो हॉट था, एकदम हॉट, जैसे कि ये हॉट था, हमारा घर का टेरेस एकदम हॉट हो गया, तो हॉट हो गया है, अब उसमें हम पानी डालेंगे तो वो जो पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ये जुड़े हुए थे, वैसे पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब ये गर्म जगह पे पानी गिरेगा तो वहां से हीट ले लेगा, वहां से हीट ले लेगा, मतलब हमारा घर सपोज ऐसा समझो 37 डिग्री सेल्सियस पे था और उसमें से उसने थोड़ी हीट पानी ने ले ली। किसने ले ली? पानी ने। अब थोड़ी देर में वो पानी सारा सूख जाएगा, हम बोलते हैं ना जल्दी ही सूख जाएगा, तो वो पूरा सूख गया। तो जैसे हाथ पे ठंडा लग रहा है वैसे हमारे घर पे भी ठंडा लग रहा है, ओके। तो ये रीजन है और ये करना चाहिए, ओके। जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो शाम को सनसेट हो रहा है, उस दिन फिर उस टाइम पे बहुत ज्यादा पानी छाट देना है, पानी स्प्रिंकल कर देना है। छाट देना मतलब स्प्रिंकल कर देना है। कहाँ पर? हमारे आगे, हमारे पूरे सराउंड में, नेबर्स के, मतलब जो हमारे घर का सराउंडिंग है, लॉबी है और जो वॉल्स है उसके ऊपर, घर में अंदर की साइड नहीं, बाहर की साइड, ओके। और से टेरेस पे पानी, ओके। तो इतना पानी रख दो कि वो सारा इवापोरेट हो जाए। इवापोरेट हो जाए मतलब घर के पास, घर जो गर्म हो गया है वो हीट ले ले, थोड़ी हीट ले ले तो वो ठंडा लगेगा। ये एक्टिविटी हम सुबह भी कर सकते हैं। सुबह कब? जब बहुत ज्यादा सनशाइन होना स्टार्ट हो, मतलब सुबह 11 बजे से गर्मी स्टार्ट हो तो तुम 10 बजे ही ऐसे पानी 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 कर दो सब जगह। तो होगा क्या कि जब सनलाइट गिरेगी उस पे तो वो उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा जितना हो रहा है। पहले ये पानी है वो सारा इवापोरेट होगा, उसके बाद गर्म होना स्टार्ट होगा हमारा घर, तो थोड़ा कम गर्म होगा, ओके। लेकिन इससे अच्छी एक्टिविटी कौन सी है? सेकंड वाली, जो गर्म हो गया है उसके बाद जो करेंगे हम वो वाली। अंडरस्टूड? पक्का? ओके चलो। So can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? तो जैसे कि मटका वाला एग्जांपल, ठंडा पानी मिलता है, सेम थिंग, अंडरस्टूड? ओके। ड्यूरिंग द समर, देखो दूसरा, व्हाई शुड वी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ। सो व्हाई शुड, ये अभी समझ में आ गया है? रब कर दूं, ओके। ऐसे पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब किया, डन। तो ये देखो क्या बोल रहे हैं कि व्हाई शुड वी वेयर कॉटन क्लोथ्स। बोलते हैं ना कि समर में कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, कॉटन के क्लोथ्स पहनने चाहिए, व्हाइट क्लोथ पहनने चाहिए। क्यों? ये देखो रीजन, ड्यूरिंग द समर वी perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool। perspire मतलब क्या? जो हमारी बॉडी में से जो हीट बाहर निकल रही है, पसीना ज्यादा होता है, स्वेटिंग जो होती है, तो बाहर बहुत ज्यादा हीट अंदर हो गई है तो बाहर जा रही है, ओके। सो वो ज्यादा होती है। वी नो दैट ड्यूरिंग द इवापोरेशन द पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ द लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स और द बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू द वेपर। The heat energy equal to the latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool। वही सेम चीज है, इवापोरेशन डन, कूलिंग अभी हुआ वो पता चल गया ना, अभी जो एग्जांपल लिया वही। सो कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प्स इन द एब्जॉर्बिंग द स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमॉस्फेयर फॉर इजी इवापोरेशन। तो होगा क्या? कॉटन में हमारा पसीना जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है,
जो हमें पसीना होगा, ज्यादा पसीना होगा, कब स्वेटिंग ज्यादा होगी, कब समर में, गर्मी में। अब पूरे कपड़े भी गीले गीले हो जाएंगे, तो वो कॉटन के कपड़े पहनने चाहिए। तो क्या होगा, कॉटन के कपड़े और गीले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा गीले हो जाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा पसीना होगा हमें। बट होगा क्या कि जैसे ही गीले हुए वो, तो कॉटन जो होता है वो इजीली उसमें से, कॉटन में से वाटर पार्टिकल्स इवोपरेट हो जाते हैं। मतलब कि ये बॉडी है हमारी, उसके ऊपर हमने कपड़ा पहना है कॉटन का, तो पसीना हुआ तो वो गीले हो गए। अब हमारी बॉडी की सरफेस पे जो हीट है, वो हीट ये गेन कर लेगा। कौन? ये पसीना वाला जो वाटर, पसीना मतलब पानी ही तो है अंदर, तो ये पानी जो है वाटर वेपर, पसीना मतलब वो हीट ले लेगा। जैसे अभी हीट ले ली थी, तो हमारे बॉडी की हीट ये पसीना ले लेगा। तो उसने हीट ले ली तो वो लिक्विड में से कहां चला गया, गैसेस में, वाटर वेपर में। तो ये कपड़ा सूख गया और हीट यहां से चली गई हमारी बॉडी से, तो हमें क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। हमारी बॉडी से हीट थोड़ी कम हुई तो ठंडा लगेगा, और वो जो पसीना हुआ था वो कपड़ा भी जल्दी सूख जाएगा, क्योंकि वाइट जल्दी एब्जॉर्ब भी करता है और जल्दी इवोपरेट भी कर देता है। अंडरस्टूड? पक्का? श्योर? ओके, चलो। So cotton being so sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. Okay. Next question. Why do we see water droplets on an outer surface of a glass containing ice cold water? क्या बोल रहे हैं कि हमने आइस कोल्ड वाटर लिया हुआ है, मतलब कि तुमने ये तुमने सपोज ये ग्लास लिया हुआ है और उसमें तुमने बहुत ही ज्यादा चिल्ड ठंडा पानी भरा हुआ है। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, वहां पे बूंदे बूंदे मतलब चिपक रही होगी, मतलब तुम्हें दिखेगा कि यहाँ पे ऐसे बूंदे दिख रही है, दिखती है ऐसे, बहुत ठंडा ग्लास है, उसमें बहुत ठंडा पानी डाल दिया तो ऐसे बूंदे बूंदे दिख रही है ना ये बूंदे। या और कलर का दिखाओ, और क्या कलर का दिखाओ, थोड़ा देखो, ये ऐसे, समझ में आया? तो ये बूंदे दिखती है हमें, क्यों दिखती है बूंदे, उसका रीजन यहाँ पर है, अगेन इवोपरेशन ही रीजन है। देखो, let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in the air, मतलब हो क्या रहा है कि भाई यहाँ पे वाटर वेपर है, वाटर वेपर है एटमॉस्फेयर में, जैसे अभी भी एटमॉस्फेयर में है वाटर वेपर। हम एसी चालू करते हैं तो देखो एसी के बाहर जो पाइपलाइन होती है उसमें से पानी गिरता है। क्यों पानी गिरता है? यहाँ का जो वाटर वेपर है वो एब्जॉर्ब हो गया और वो गैस में से लिक्विड में कन्वर्ट होके बाहर गिरता है। ओके, तो जितना वाटर वेपर ज्यादा होगा यहाँ पर, जैसे कि तुम एक बाल्टी भर के ये रूम में एक बाल्टी भर के पानी लेके आ गए, तो अब वो पानी भी धीरे धीरे कम होता जाएगा और बाहर जो पानी गिर रहा है एसी में से, एसी के आउटडोर में से, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पानी की क्वांटिटी बढ़ गई ना, ये पूरा लिक्विड तुम लेके आ गए, तो ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। समझ में आया? मतलब टच किए बिना, और बकेट को यहाँ का यहाँ ही रखो, हम कुछ नहीं कर रहे, एसी चालू है, तो वो धीरे धीरे इवोपरेट होगा, ओके, और फिर बाहर चलेगा। समझ में आया? इवापोरेट होगा मतलब वो तो इवापोरेट होगा ही थोड़ा बहुत, ओके, लेकिन फिर बाहर थोड़ा ज्यादा जाएगा। क्यों? लेकिन टेम्परेचर जो है ना वो ज्यादा कम नहीं हो पाएगा क्योंकि ये पानी भरा हुआ है, तो वो जैसे ही कम करने जाएगा तो पानी हीट क्या कर लेगा, दे देगा। पानी के पास ज्यादा हीट है अभी, तो वैसे ही ऑपरेट होगा। समझ में आया? ओके, हाँ, तो the water vapor present in air on coming in contact with the cold gas of water loses energy. अब देखो, ये हमारा एयर वाटर ड्रॉपलेट है। वाटर ड्रॉपलेट मतलब कौन सा? गैसेस, वाटर वेपर है जो एटमॉस्फेयर में अभी सपोज यहाँ पर है, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि गैसेस फॉर्म में। अब ये जो पानी है वो तो बहुत ठंडा है और इसके पास तो गर्म है, वो तो गर्म है, इसीलिए तो देखो वाटर है लिक्विड स्टेट में और वाटर है गैस स्टेट में, किसके पास ज्यादा एनर्जी होगी? वाटर है, वाटर ये दोनों ही वाटर है, वाटर है लिक्विड स्टेट में और ये वाटर है गैस स्टेट में। एनर्जी किसके पास ज्यादा होगी? गैस स्टेट के पास ज्यादा एनर्जी होगी, राइट? तो
अब होगा क्या कि ये जो गैसियस स्टेट का वाटर वेपर है वो हीट, उसके पास ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है, तो वो एनर्जी थोड़ी ये पानी को दे देगा, जो लिक्विड स्टेट में है उसको दे देगा। तो जैसे ही इसने लिक्विड स्टेट में जो वाटर है उसको हीट और से एनर्जी दे दी तो एनर्जी कम होगी। तो गैसियस स्टेट में है, तुम कहाँ पे हो वो डायग्राम याद रखो, जैसे कि तुम कहाँ पे हो, गैसियस स्टेट में हो, अब उसमें से हीट रिमूव कर रहे हो तो कौन सा स्टेट आ जाएगा, लिक्विड। लिक्विड स्टेट आ जाएगा। जैसे कि लिक्विड स्टेट है और उसमें हम हीट दे रहे हैं तो गैसियस आ जाएगा, लेकिन गैसियस है उसमें से हीट ले रहे हैं तो लिक्विड, लिक्विड में से भी हीट ले लेंगे तो सॉलिड, सॉलिड है उसको हीट देंगे तो लिक्विड, लिक्विड है उसको हीट देंगे तो गैसेस। डन। तो ये जो गैस है उसने अपनी एनर्जी, अपनी हीट किसको दे दी, ये जो लिक्विड है इसको, तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, पहले ज्यादा थी अब उसने दे दी तो उसकी एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो वो गैसियस में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनर्जी कम हो गई, हीट चली गई उसमें से तो वो गैस में से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। अब वो जो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ वो यहाँ पे ऐसे चिपक जाता है। समझ में आया क्या पानी कहाँ चिपका, और ये जो अंदर का वाटर है उसने तो एब्जॉर्ब कर ली, वो उसकी हीट, उसकी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब कर ली तो हीट गेन की, हीट गेन की मतलब क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसलिए जब ऐसे ऐसा हो रहा है ना तो अंदर का पानी पहले जितना कोल्ड था ना उतना कोल्ड लेगा, अब धीरे धीरे वो गर्म होने लगेगा। क्यों, क्योंकि एटमॉस्फेयर की हीट उसके अंदर जा रही है, तो एटमॉस्फेयर की हीट उसके अंदर जा रही है तो लिक्विड को अगर तुम हीट करोगे तो टेम्परेचर तो उसका बढ़ता जाएगा, जैसे 100 डिग्री तक पहुंचेगा अगर कंटिन्यूअसली तुम हीटिंग दोगे तो। वो एक्टिविटी देखी ना, समझ में आया। ओके, सो वही चीज है कि द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर loses energy and gets converted to liquid state which we see as water droplets. Understood? पक्का पता चला, श्योर। ओके, तो आज हमने इवापोरेशन देखा, इवापोरेशन के बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवापोरेशन देखा कि कौन से फैक्टर्स है, तो भाई सरफेस एरिया है, टेम्परेचर है, विंड स्पीड है और ह्यूमिडिटी, 4 है। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इवापोरेशन रेट के और बाकी 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, एंड उसके बाद हमने थोड़े एग्जांपल देखे इवापोरेशन के कि भाई कपड़े जल्दी सूख जाना, फिर मटके का पानी ठंडा रहना, या फिर दूसरे कौन से देखे कि वाइट कपड़े पहनना, समर में वाइट कपड़े, कॉटन क्लोथ पहनना वाइट कलर के। ओके, कॉटन क्लोथ पहनना दैट इज देयर, और वाइट कलर के ही पहनना। वो क्यों, क्योंकि वाइट कलर क्या करता है, रेज को रिफ्लेक्ट कर देता है तो कम रेज अंदर आएंगे, इसलिए ब्लैक नहीं पहनना क्योंकि ब्लैक ज्यादा एब्जॉर्ब करता है तो ज्यादा गर्मी लगेगी, लेकिन व्हाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। रिफ्लेक्ट कर देगा मतलब पीछे वापस भेज देगा, वो हमें पढ़ना है, क्लास 10th में आएगा, 9th में भी आएगा थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन, लेकिन क्या है वो पीछे भेज देता है रेज को, तो रेज ज्यादा पीछे जा रहे हैं तो अंदर थोड़ा कम है। अंडरस्टूड, समझ में आया, पक्का श्योर। हाँ, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 साइंस का कंप्लीट होता है। ओके, और अब एक्टिविटीज तो हमने सारी देखी, अब हम डिस्कस करेंगे ये जो क्वेश्चंस है, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो है वो, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, और फिर उसका हम टेस्ट भी होगा। ओके, तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस और इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टूड, पक्का। हाँ, ओपन करो जोर से, और जोर से, थोड़ा हिलाओ डोर को, दबाओ दबाओ यार। समझ में आया, पक्का। तो दैट्स इट, क्वेश्चंस हम कल से स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ लो क्योंकि अब सिर्फ क्वेश्चंस ही बाकी है, चैप्टर तो हमने समझ लिया है पूरा, अब सिर्फ क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करना है। और ये जो क्वेश्चंस आंसर है वो तुम्हें नीटली, एकदम नीटली अच्छे हैंडराइटिंग से जो हम डिस्कस करेंगे, तो तुम वीडियो में देख के लिख लेना। ओके, क्वेश्चन 1 का आंसर ये है, 2 का आंसर ये है, और फिर वो लर्न करना है। अंडरस्टूड, पक्का, श्योर। ओके, चलो तो पढ़ो अभी थोड़े टाइम पढ़ो फिर जाओ। पक्का पता चला ना? हाँ। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ है यहाँ पे, अच्छे से एक एक पॉइंट समझो,
ओके कि किसका यूनिट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। ओके